सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा अष्टमी विषय सामाजिक विज्ञान पाठ 2 पुस्तक है संसाधन एवं विकास। इस पुस्तक का अध्याय 2 भूमि, मृदा, जल, प्राकृतिक वनस्पति और वन्य जीवन संसाधन। इस अध्याय में अपन ने भूमि, भूमि उपयोग, भूमि संसाधन और मृदा के प्रकार यानी कौन कौन से प्रकार की मिट्टी हमारे यहाँ पाई जाती है और मृदा का निम्नीकरण और उसके संरक्षण के उपाय, इसके बारे में अपन ने गत सप्ताह में अध्ययन किया था। आज अपन ऐसे ही प्राकृतिक संसाधन भूमि मृदा के समान ही एक महत्वपूर्ण प्राकृतिक संसाधन के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। वह है जल। जल पृथ्वी पर भूपृष्ठ का 3/4 भाग जल से ढका हुआ है। अपन ने जब भूमि का अध्ययन किया उस समय भी पढ़ा था कि 1/4 भाग ही भूपृष्ठ का पृथ्वी का भूमि के रूप में है और 3/4 भाग जो विशाल जल राशि के रूप में भूपृष्ठ पर विद्यमान है। जल एक महत्वपूर्ण नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है। नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है जो निरंतर निर्मित होता रहता है और ये प्राकृतिक है, प्रकृति के द्वारा ही इसका उत्पादन होता है। इसीलिए पृथ्वी को जल का ग्रह कहना भी उपयुक्त होगा। पृथ्वी का जितना भाग है उसमें अपन 75% भाग कह सकते हैं वह जल के रूप में है। केवल मात्र 25% भूमि है जिस पे अपन निवास करते हैं और वो भी अपन ने पढ़ा था संपूर्ण 25% भूमि हम उपभोग नहीं कर पाते हैं। वैसे ही जल की ये जो विशाल अपार राशि है इसका भी हम पूर्णतः उपयोग नहीं कर पाते हैं। लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले इस पृथ्वी पर जीवन प्रारंभ हुआ और वो जीवन भी इन महासागरों से ही प्रारंभ हुआ। अपन कहते हैं पृथ्वी पर जीव जगत पैदा हुआ वो लगभग 3.5 अरब वर्ष पहले हुआ और यह 3.5 अरब वर्ष पहले जो जीवन प्रारंभ हुआ है वह भी इस अपार जल राशि यानी महासागरों के आसपास ही हुआ है। आज भी पृथ्वी की सतह को महासागरों की जल राशि ने 2/3 भाग को ढक रखा है। महासागर कौन कौन से हैं अपन ने पढ़ा था, प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, उत्तरी ध्रुव जिसे अपन आर्कटिक महासागर कहते हैं, दक्षिण ध्रुव महासागर जिसे अपन अंटार्कटिक महासागर भी कहते हैं। इसके अलावा भी छोटे बड़े सागर जैसे चीन सागर है, भूमध्य सागर, लाल सागर, काला सागर, मैक्सिको की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर ये इत्यादि। इस प्रकार पृथ्वी की सतह महासागरों की जल राशि से 2/3 भाग को ढक रखी है। इन महासागरों का जल लवणीय है यानी खारा है और मानवीय उपभोग के लिए यह उपयुक्त नहीं है। अलवण जल यानी मीठा जल जो हम उपभोग कर सकते हैं वो मात्र 2.7% ही है और इसका भी लगभग 70% भाग बर्फ की चादर और हिम के रूप में पाया जाता है। अपन ने देखा अंटार्कटिक महासागर ये वर्ष भर बर्फ से ढका रहता है, जमा रहता है। ऐसे ही ग्रीनलैंड पूरा का पूरा द्वीप ग्रीनलैंड का ये बर्फ से ढका है। तो इस प्रकार जो मीठा जल है जिसका हम उपभोग करते हैं उसका भी 70% भाग बर्फ के रूप में विद्यमान है। केवल 1% अलवण जल उपलब्ध है और मानव उपभोग के लिए वह उपयुक्त है। यह भी 1% जल है जो हमें कहाँ से मिलता है, यह भूम जल यानी भूमिगत स्रोतों से मिलता है, कुएं, ट्यूबवेल, बावड़ी इत्यादि से, नदियों झीलों में पृष्ठ जल के रूप में तथा वायुमंडल में वाष्प के रूप में भी यह जल हमें मिलता है। इसलिए अलवणीय जल पृथ्वी का सबसे अधिक मूल्यवान पदार्थ है। पृथ्वी पर जल ना बढ़ाया जा सकता है ना घटाया जा सकता है, इसकी कुल मात्रा स्थिर रहती है।
इसकी प्रचुरता में भी विविधता प्रतीत होती है, क्योंकि यह वाष्पीकरण, वर्षण और वहाँ की प्रक्रियाओं द्वारा महासागरों, वायु, भूमि और पुनः महासागरों में चक्रण द्वारा निरंतर गतिशील है, जिसे अपन जल चक्र कहते हैं। विविधता कैसे है? यानी जितना जल महासागरों में है वह वाष्प के द्वारा वाष्पीकृत होकर बादलों के रूप में उड़ता है, फिर वर्षण यानी वर्षा होती है। वर्षा होती है तब वह वहा के रूप प्रक्रिया के रूप में यानी नदी नालों के रूप में वह प्रवाहित होता है और नदियों के द्वारा पुनः बहा कर महासागरों में जाता है और फिर वायु और ताप के संपर्क में आकर पुनः वाष्प बनती है और वाष्प से वह वापस बादल के रूप में जाता है, फिर वर्षा होती है, भूमि के संपर्क में आता है, पुनः महासागरों में जाता है। तो यह निरंतर गतिशील रहता है। इस गतिशीलता को अपन कहते हैं जल चक्र। मनुष्य जल की बड़ी मात्रा का उपयोग न केवल पीने के लिए और धुलाई में ही करता है, वरन उत्पादन प्रक्रिया में भी करता है। इस जल का उपयोग हम किस किस में करते हैं? नियमित है अपना स्नान करना, कपड़े धोना, धुलाई करना, पीना, भोजन बनाना, इसमें तो करते ही हैं। खेती में, इसके अलावा भी अन्य उत्पादन प्रक्रियाओं में भी जल का उपयोग होता है। कृषि और उद्योगों तथा बांधों के जलाशय, बड़े बड़े बांध जलाशय बनाकर उस पर विद्युत उत्पादन भी हम जल के माध्यम से करते हैं। अपने राजस्थान में भी है, चंबल नदी पर राउत भाटा के पास एक जल विद्युत संयंत्र लगा हुआ है, जहां जल से बिजली बनाई जाती है। जल स्रोतों के सूखने अथवा जल प्रदूषण के कारण यह मीठा जल, जिसे अपन अलवणीय जल कहते हैं, इसकी आपूर्ति में भी कमी हो रही है। अब कमी क्यों हो रही है? इसके मुख्य कारण है निरंतर बढ़ती हुई जनसंख्या। जिस गति से जनसंख्या बढ़ रही है और जल की मांग बढ़ रही है, लेकिन जनसंख्या बढ़ रही है, जल नहीं बढ़ रहा है, इसलिए इसकी कमी महसूस हो रही है। भोजन में अत्यधिक आवश्यकता है। किसान नकदी फसल के लिए भी अधिक मात्रा में जल का उपयोग कर रहा है और नगरों में नगरीकरण बढ़ रहा है। तो ये सब कारण हैं जिसके कारण जल स्रोत धीरे धीरे सूख रहे हैं अथवा कम हो रहे हैं। जल प्रदूषण है वो भी बढ़ रहा है। आजकल सभी महानगरों के आसपास जो नदियाँ विद्यमान हैं वह सभी प्रदूषित हैं। कल कारखानों से निकलने वाला शहर का गंदा पानी, यह सब नदियों में प्रवाहित होता है, जिसके कारण वो प्रदूषित हो जाते हैं और उसका हम उपयोग नहीं कर पाते हैं। जितनी जनसंख्या बढ़ रही है और जितना उपभोग बढ़ रहा है, उतना जल हमें उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति को लगभग 6000 घन किलोमीटर प्रति वर्ष पानी की आवश्यकता होती है। का अपव्यय कैसे होता है? उदाहरण के लिए, प्रत्येक घर के अंदर आपने देखा होगा कभी कभी नल टपकते हैं। अब वो एक साधारण बात है, नल टपक रहा है, तो कोई मतलब नहीं, लेकिन यह एक टपकता नल, आप जानते हैं यह एक बूंद करके टपकने वाला जल एक वर्ष के अंदर लगभग 1200 लीटर जल को व्यर्थ बहाता है। अगर एक एक नल में अगर इस स्थिति से जल अपन व्यर्थ गंवाएंगे तो आज किस स्थिति में ये होगा, ये अपन आकलन कर सकते हैं। और हो सकता है आने वाला समय इस जल के लिए ही विश्व युद्ध के लिए तत्पर रहेगा। अभ्यास प्रश्न है, महासागरों का जल कैसा है? तो महासागरों का जल अलवणीय, ठीक है ना। महासागरों का जल लवणीय है, अलवणीय नहीं है, ठीक है ना। तो दूसरा है, हम जल का किन कार्यों में उपयोग करते हैं? हम जल का उपयोग पीने के लिए, हमारे दैनिक कार्यों के लिए, धुलाई के लिए, कपड़े धोने के लिए, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए और बड़े बड़े बांध जलाशय बनाकर विद्युत उत्पादन के लिए भी हम जल का उपयोग करते हैं। अतः आपको ये प्रश्न अपनी कॉपी में करने हैं। यहाँ अलवणीय छप गया है, आप उसको लवणीय करें। महासागरों का जल लवणीय है अथवा खारा है।
धन्यवाद।